हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में आपको बिहार पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का यूनिट 2 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, और आज जो लेक्चर होगा ये मेरा 3rd लेक्चर होगा और इसमें पूरा जो इंट्रोडक्शन था पीछे का वो हम दे चुके और जो बेसिक्स टर्म यूज होते हैं अभी फ़िलहाल जो इसमें यूज होंगे है ना, स्लोप डिफ्लेक्शन का जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जो बेसिक्स टर्म होती हैं उसको हम पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम स्लोप का और डिफ्लेक्शन का जो है डिफिनेशन देखेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है डिफ्लेक्शन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि हम यहाँ पर जो इस चैप्टर में यूनिट 2 है ना, जो यूनिट 2 है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बीम है। ठीक है, मान लीजिए ये जो बीम है ये कौन सा बीम है, सिंपली सेपरेटेड बीम है, ये दिख भी रहा है सिंपली सेपरेटेड है। ठीक है, अब देखिए ये अभी अगर हम इस बीम को देखें तो आप देख के बताइए कि इसका जो है डिफॉर्मेशन इस बीम में कितना होगा, या ये कहें कि इस बीम में कितना स्ट्रेस होगा। अगर आपके पास कुछ जवाब है तो आप कमेंट करके दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर, अगर इस बीम को सही से देखिएगा ना तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। आप बोलिएगा क्यों, वो इसीलिए क्योंकि इसमें कोई भी लोड ऊपर से नहीं लग रहा है। जब तक लोड नहीं लगेगा तब तक स्ट्रेस डेवलप होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है ना, इसमें टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप होगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा जब तक इस पर लोड ऊपर से नहीं लगेगा। अब आप बोलिएगा कि सर इसका जो वेट तो है, वेट की वजह से तो इस फोर्स है वो लगेंगे तो उससे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा। तो आपको बता देते हैं कि जो हम सब बीम का डिजाइन करते हैं तो बीम का जो वेट है ना, बीम का वेट है वो क्या है, वेटलेस मान लेते हैं उसको, उसका वेट हम कुछ मानते ही नहीं। तब सोचिए अगर कोई बीम का वेटलेस हो जाए, मतलब भारहीन हो जाए, तो अब बताइए कि उसका उसमें क्या स्ट्रेस होगा, कुछ होगा नहीं होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, यहीं से सारा कहानी है। ठीक है, स्लोप और डिफ्लेक्शन का जो सारा कहानी ना यहीं से है। अब हम क्या करते हैं इसमें, ऊपर से है ना किसी भी प्रकार का लोड देते हैं। आपको पता है कि लोड 3 प्रकार का होता है, एक होता है पॉइंट लोड, एक होता है यूडीएल लोड, और ये क्या होता है यूवीएल, है ना, क्या होता है यूवीएल। देखिए पॉइंट लोड को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। यूडीएल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएल को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड। ठीक है, इनमें से किसी भी प्रकार का लोड अगर हम इसमें देते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होगी, वो देखते हैं क्या होती है। देखिए जैसे ही इस पर हम लोड दिए, मान लेते हैं कि हम पॉइंट लोड दिए, क्या दिए, पॉइंट लोड पीएल, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट लोड कहते हैं। ठीक है, क्या दिए, पॉइंट लोड दिए। ठीक है, जैसे ही पॉइंट लोड देंगे, अब थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, जैसे ही पॉइंट लोड देंगे आप सोचिए अब क्या होगा। उस समय तो लोड नहीं था तो कुछ नहीं स्ट्रेस हुआ, लेकिन अब चूंकि लोड आ गया है, यदि बीम है, ठीक है, आप इधर हम अलग से फोटो बनाते हैं। देखिए ये आप सब जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अगर ये बीम है, ठीक है, यदि इसमें हम अगर इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं जिसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएं तो आप सब पढ़े हैं मैकेनिक्स में कि सेक्शन पर, है ना, इस सेक्शन पर मान लीजिए ये सेक्शन है, इस पर इस फोर्स को, इस फोर्स ये जो टी है ना इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर इंटरनल फोर्स लग जाता है ना। मतलब इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो इस ये जो मटेरियल है ना, ये जिस चीज़ से बना होगा इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इधर ऑटोमेटिक है कि उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इस फोर्स को रोकने के लिए इधर से फोर्स लग जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में, इस फोर्स को रोकने के लिए ये वाला लग जाएगा, इसको रोकने के लिए क्यों, इसका मतलब ये है कि इसको हम खींच रहे हैं लेकिन अंदर में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये बाहर हम खींचना चाह रहे हैं, अंदर में ये देखिए इस तरह का चीज़ें हो रही है। ठीक है, ये जो है ना मैकेनिज्म है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अंदर में क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बराबर पता है क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बराबर बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया। क्या बोलते हैं, ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है, ये फोर्स नहीं, ये फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया, या इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया बोलते हैं। ऐसे जनरली हम सब फोर्स बाय एरिया कह देते हैं, एक्चुअली वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स है एक्चुअली इसी फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस सभी का, वो इस फोर्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होता है, इस फोर्स के बराबर होते हैं, इसलिए ये बोलिए चाहिए बोलिए बात बराबर हो जाता है, इसलिए हम सीधा फोर्स बाय एरिया कह देते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ पर लोड लगाएंगे तो उसके अंदर में जो
इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, वो इस उसके अगेंस्ट में काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। कहने का सेंस है यहाँ भी बीम है, भले अभी एक एक लाइन से दिखाएं, एक्चुअली ये बीम है, इसका ये 3D में होगा, दिखाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। मान लेते हैं अगर ये इसका रेक्टेंगुलर ये है फेस है, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। आ रहा है समझ में? जब इस पर ऊपर से लोड, अब थोड़ा सा इसके लिए हम बना के अलग से दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए मान लीजिए कि ये जो है ये एक बीम है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा ना तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखिए मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा होता है, कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि समझाना मेन पर्पस होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर लंबा होता है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अगर आपको समझ में आ जाता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर ऊपर से लोड आएगा, है ना, तो अब सोचिए इसमें जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से ये बीम बना है, वो क्या इसको ऐसे ही मतलब आने देगा कि चलिए ठीक है हम बेंड हो जाते हैं? नहीं, ये क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा। ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है। अब सोचिए जब रोकेगा तो ये फोर्स है, जिस जिस एरिया पर ये आ रहा है, जैसे इस पर आ रहा है, तो फोर्स अपन एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं है, डायरेक्ट लगता है एक्सिस पर, ऐसे या ऐसे, ठीक है। लेकिन ये तो लग रहा है ऊपर से, है ना, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है ना, ये वर्टिकल लोड लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली इस वाले सेक्शन को क्या करेगा, बेंड करना चाहेगा, ठीक है। ये क्या करना चाहेगा, इस वाले सेक्शन को इस तरह बेंड करना चाहेगा, इस तरह क्या करना चाहेगा, बेंड नीचे, ठीक है। तो जब ये बेंड करना चाहेगा, आप खुद सोचिए, जब इसको बेंड करना चाहेगा, जब इसको बेंड करना चाहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। आ रहा समझ में? क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस एक्चुअली क्या है, ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, जो कि इस फोर्स को रोक रहा है, ये जो ऊपर से लोड लग रहा था इसको रोक रहा है ना। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो मतलब ये समझ में आया कि लोड लगने से इस बीम में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ये तो क्लियर हो गया। और कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। अच्छा बेंडिंग स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बीम है वो उसको क्या कर रहा है, ये देखिए बेंड करना चाह रहा था, बेंड करेगा तो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जो हमें आपको पीछे बताए हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि बेंडिंग स्ट्रेस जो है बेंडिंग मोमेंट से डेवलप होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? क्योंकि यहाँ से आप बोलेगा कि अच्छा बेंडिंग मोमेंट कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये मोमेंट कैसे डेवलप हो जाता है। एक्चुअली हम आपको बताए थे ना कि अगर यहाँ लोड लग रहा है, इसके अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो ये लोड है ना, लोड इनटू डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट आ जाएगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर। ये हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है। आ रहा समझ में? क्लियर है सब चीज़? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि लोड लगने से इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको हम बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। और मोमेंट भी डेवलप होगा। और ये चूंकि वर्टिकल लोड है तो ये तो शियर फोर्स है ना। ये तो पता चल रहा है कि शियर फोर्स के बारे में जान गए, मोमेंट के बारे में जान गए। अगर इस पॉइंट के बाद मोमेंट यहाँ पर जब निकालिएगा मोमेंट, तो यहाँ पर मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कि कैसे जीरो हो जाता है, ये हम जानना चाहें। देखिए तो जीरो इसलिए हो जाता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रिएक्शन जो लग रहा है, आ रहे ये अपवार्ड लग रहा है और इसी पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट निकालने के बोले थे फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होना चाहिए। अगर सोचिए ये फोर्स अगर इसी जगह निकालेंगे, डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ ये जो पॉइंट है एक ही जगह है, तो ये जीरो हो गया, डिस्टेंस जीरो, तो जीरो गुना पी, तो कहता हो गया जीरो। तो मोमेंट क्या हो गया, ए पर यहाँ चूँकि यहाँ बी मान लेते हैं, है ना, तो बी पर मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये जो है, अगर सोचिए अगर यहाँ पर निकालना है मोमेंट और यहीं पर लोड लग रहा है, तो लोड इनटू डिस्टेंस तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ पर मोमेंट हो गया एम ए पर पावर जीरो, ठीक है। इधर भी क्या हो गया, एम बी जीरो, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे मोमेंट बढ़ते चल जाएगा और सी पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये मिड में लग रहा है, ठीक है। ये कहाँ लग रहा है, मिड में लग रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में? ये कहाँ लग रहा है, मिड में लग रहा है, ठीक है। L/2 L/2 मान लेते हैं, ये टोटल L है, ठीक है, ये स्पेन है, ठीक है। अब देखिए आ रहा समझ में, सब चीज़ क्लियर है यहाँ तक?